राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के पहले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के मद्देनजर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री B.S. येदियुरप्पा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसके लिए हम सभी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक कोरोना से नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में इससे बचाव करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर ही बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की थी और वहां की स्थितियों के बारे में जानकारी ली। साथियों, बीते 1.5 साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से ही किया है। सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने का प्रयास किया है, एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। शुरुआत में विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुआत हुई थी वहां स्थिति अन्य की तुलना में पहले नियंत्रण में होगी, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। जिन जिलों में, जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है, वहां वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल है। ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्टिंग वायरस को रोकने में काफी प्रभावी हो सकते हैं। साथियों, देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए
फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा व पटना जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग व जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा व पटना जिले के जिलाधिकारी भी जुड़े हुए थे। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान जिलावार प्रखंडों, नदियों की स्थिति की जानकारी दी। बैठक में सभी जिले के जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में बाढ़ की स्थिति व इससे बचाव को लेकर जिले में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारियों ने वर्षापात की स्थिति, नावों की स्थिति, ड्राई राशन व दवा की उपलब्धता, शरण स्थलों को चिन्हित करना व तटबंधों की निगरानी संबंधी कार्यों की भी जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जून महीने में ज्यादा वर्षा हुई है, लेकिन जुलाई महीने में अब तक ज्यादा वर्षा नहीं हुई। पिछले महीने के वर्षा के कारण कुछ जिलों में बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले भी कुछ जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था। आज भी 7 जिलों के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया और वास्तव स्थिति से अवगत हुआ। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लें, उसके आधार पर आंकलन करें और जहां भी सहायता की जरूरत हो तत्काल उपलब्ध करवाएं। सभी चीजों का सही से आंकलन होने पर आपदा पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में सहूलियत होती है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि कार्य में काफी नुकसान हुआ है, इसका ठीक से आंकलन करें ताकि उन्हें सहायता पहुंचाई जा सके। जिलों में वर्षापात की स्थिति के साथ साथ बाढ़ की संभावित स्थिति के अन्य कारकों पर भी पूरी नजर बनाए रखें और पूरी तरह से सतर्क रहें। आगे की परिस्थितियों के लिए भी पूरी तैयारियां रखें। उन्होंने कहा कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर को बाढ़ से सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करें। झारखंड व नेपाल में अधिक वर्षापात की स्थिति पर राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनती है। सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी इसे लेकर भी सतर्क रहें। पटना के टाल इलाके का निरीक्षण कर विशेष नजर बनाए रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों के रिलीफ के लिए हम सबको काम करना है, उन्हें हर प्रकार से मदद करनी है। जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर कोरोना जांच और टीकाकरण कार्य अवश्य कराएं। जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके रहने व देखभाल के लिए अलग से व्यवस्था करवाएं। गुरुवार रात को मध्य प्रदेश से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। मध्य प्रदेश के गंजब सोदा में कुएं में गिरी एक बच्ची को बचाते समय लगभग 30 लोग उसी कुएं में जा गिरे। दरअसल विदिशा जिले के गांव में कुएं में गिरी बच्ची को बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में उतरे थे, जबकि करीब 40-50 लोग उनकी सहायता करने और देखने के लिए कुएं की मेड़ और छत पर चढ़ गए थे। इसी बीच कुएं की छत ढह गई, जिससे करीब 25 से 30 लोग कुएं में गिर गए, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल राहत व बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। ऐसी जानकारी मिली, राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई, कमिश्नर आईजी रवाना हो गए, कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल ही मेरी एसडीएम से वहां बात हो गई थी। रायसेन से भी एसडीआरएफ की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहां भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नजर रखे। डीजी, सीएस, संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहां पहुंचाए जा रहे हैं। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना दिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ। रेस्क्यू के बाद लगभग 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, तो वहीं हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने वर्चुअल माध्यम से ग्वालियर से 5 शहरों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल माध्यम से
जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नई हवाई सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि मैं औपचारिक रूप से देश को और मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं ये प्रधानमंत्री का संकल्प है जिसको वह तेजी से पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। प्रधानमंत्री ने उड़ान जैसी योजनाओं में कई छोटी छोटी शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी दे दी है, जो कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए स्वर्ग है। हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, दतिया, अनेक स्थान जहां देश भर से लोग आना चाहते हैं, यदि हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो पर्यटन बढ़ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश का दिल मध्य प्रदेश एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से दुनिया से जुड़ेगा तो हमारे पर्यटन को अधिक लाभ होगा और हमारा प्रदेश भारत के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे पाएगा। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जिसको वो तेजी से पूरा कर रहे हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक समृद्ध भारत के निर्माण के काम में श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी लगातार दिन और रात काम कर रहे हैं। और जब समृद्ध भारत के निर्माण की बात करते हैं तो समृद्धि के लिए आज जरूरी है कि हवाई सेवा से हम देश को जोड़ पाएं, देश के अलग अलग शहरों को जोड़ पाएं। और प्रधानमंत्री जी ने उड़ान जैसी योजनाएं हमें देकर देश के कई छोटे छोटे शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी दी है। किरीट भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि प्रधानमंत्री जी का सपना है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करे। और सचमुच में लोगों का यह विश्वास मजबूत हुआ है कि मध्य प्रदेश को और बेहतर एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैंने आपसे चर्चा की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंदौर और भोपाल हो, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। बाद में इसका विस्तार हम जबलपुर और ग्वालियर तक कर सकते हैं। हवाई अड्डों के स्वरूपों को बदला जा सकता है, आकार बढ़ाए जा सकते हैं। उसमें मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हर संभव सहयोग करेगी। अब आप जानते हैं माननीय सिंधिया जी कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए स्वर्ग है। हमारे 10-10 नेशनल पार्क, हमारे वर्ल्ड हेरिटेज, हमारे अभयारण्य, हमारे धार्मिक पर्यटन के स्थल, महाकाल महाराज हो, ओमकारेश्वर हो, दतिया हो, ओरछा हो, एक नहीं अनेकों स्थान ऐसे हैं जहां देश भर से लोग आते हैं, आना चाहते हैं। और अगर ये उड़ान जैसी योजना के अंतर्गत हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो तेजी से टूरिज्म बढ़ेगा। पचमढ़ी जैसे स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं भी प्रारंभ की जा सकती है। राज्य सरकार और हम लोग मिलकर चर्चा कर सकते हैं। अनेकों जगह हमारे नेशनल पार्क इस तरह की हम उड़ान से भी और हेलीकॉप्टर सेवा से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है कि वो बाय रोड जाने में समय लगाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके लिए आपका योग्य नेतृत्व बहुत तेज गति से काम करके इन सुविधाओं से जोड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश का दिल जब पूरी दुनिया से जुड़ेगा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो देश के तेज गति से विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना चाहेगा। आज दी गई सौगातों के लिए आपका मैं फिर से आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आज दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन के संबंध में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए दिल्ली सरकार का बनाया गया वकीलों का पैनल ही कोर्ट में प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली के कामों में हस्तक्षेप करने का काम कर रही है। दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में दिल्ली सरकार ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए जो वकीलों का पैनल बनाया था, तो सरकार ने तय किया कि दिल्ली सरकार का ही पैनल वहाँ
कोर्ट में दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। पहले भी दिल्ली सरकार ने इसका पैनल बनाया था तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की थी, पर आज दिल्ली सरकार ने तय किया कि दिल्ली का ही पैनल रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आज दिल्ली सरकार ने तय किया, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब है कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को करनी है, लेकिन एलजी साहब बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यहाँ सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि संविधान में एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार के कुछ काम है, दिल्ली सरकार के कुछ काम है, और एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने ये डिसीजन दिया हुआ है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे, यानी कि जो सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं, उन पर डिसीजन लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, एलजी साहब का नहीं है। एलजी साहब को संविधान में एक वीटो पावर दी गई है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, डिफरेंट राय दे सकते हैं। लेकिन संविधान की 5 जजों की बेंच ने बहुत विस्तार से समझाया है कि ये जो वीटो पावर एलजी साहब को मिली है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए मिली है। यानी कि कभी कभार कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई हो, उस वक्त एलजी साहब अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर रोज दिल्ली सरकार के, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का जो वीटो डालने की आदत पड़ती जा रही है, ये जनतंत्र की हत्या है। ये संविधान के खिलाफ है। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो लिखा अपने बेंच जजमेंट में, उसके खिलाफ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ये लोकतंत्र के खिलाफ है पूरी तरह से कि चुनी हुई सरकार के काम में एलजी साहब इस तरह से हस्तक्षेप करें। वो कभी राशन का काम रोक देते हैं कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी नहीं हो सकती, कभी कहते हैं दिल्ली सरकार वकील नहीं लगा सकती, कभी किसी और काम को रोक देते हैं, कभी किसी और काम को रोक देते हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपनी सरकार चुनी है। तो चुनी हुई सरकार को काम करने दें, उसको बार बार हस्तक्षेप ना करें। आपको संविधान में वीटो पावर मिली है एलजी साहब को, लेकिन वो वीटो पावर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने उसको डिफाइन किया है कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगी। ये रोजाना वकील कौन लगाएगा, आज के केस में किसानों ने अगर प्रदर्शन कर दिया तो वकील कौन लगेगा, इन सब में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। इस तरह के केसेस में जब आप अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करते हैं और साथ साथ में जनतंत्र की हत्या करते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना है, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने दीजिए और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए अपनी वीटो पावर बचा के रखिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये रोज दिन में 3 बार वीटो लगाना बंद करिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
देश में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, तो वहीं खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल, रसोई गैस के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ बढ़ती महंगाई की लोग मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कई जगहों पर लोगों को पीने के पानी की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की पाइपलाइन है, लेकिन कहीं तो महीनों से पाइपलाइन में पानी ही नहीं आया। तो वहीं जिन इलाकों में पानी टैंकर के जरिए पहुंचता है, उन इलाकों में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली को देने वाले पानी की सप्लाई कम कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि आम आदमी पार्टी की अव्यवस्थाओं के चलते और मानसून में देरी के कारण यमुना का पानी कम होने से पीने के पानी की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता का बुरा हाल है। वहीं डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, बढ़ती महंगाई और पानी की समस्याओं को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन भी मौजूद थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ साइकिल पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की समस्याओं को लेकर खाली घड़े हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी की। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार की कमी है, पानी दे न सके जो वो सरकार की कमी है। साथियों, मैं अभी पेट्रोल पंप पे हूँ। आप देख सकते हैं 101 रुपये 60 पैसे आज ये पेट्रोल का रेट है। आज हमने दिल्ली सरकार से वैट कम करने को लेकर के और भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के आगरा पुणे एक साइकिल यात्रा का आयोजन करना चाहता हूँ। अफसोस इस बात का है कि सरकार हर आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये आवाज़ हमारी नहीं है, ये दर्द हमारा नहीं है, दर्द है आम जनता का, दिल्ली वासियों का, देशवासियों का। इसीलिए इस आवाज़ को हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने, ये निरंकुश सरकार, तानाशाही सरकार सुनने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार में बैठे वाले ये वही लोग हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल आज यहाँ हैं, जो कभी विपक्ष में रहते हुए कहते थे कि तेल का खेत में जानता हूँ। जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते तो महंगाई बढ़ती है, खाद्य वस्तुओं के रेट बढ़ते हैं। फिर आज अरविंद जवाब क्यों नहीं देते? अरविंद जुबान क्यों नहीं खोलते? महंगाई के मुद्दे पर धरने पे क्यों नहीं बैठते? पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के मैं सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली मुख्यमंत्री सीएम से। आखिर वो अपना रुख बताएं दिल्ली की जनता को। क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में मोदी जी के वो साथ हैं? यदि आप चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ आप उनके साथ हैं, और यदि वाकई आप उनके साथ नहीं, विरोध करते हैं, तो आप धरने प्रदर्शन से निकल करके मुख्यमंत्री बने। तो आप क्यों सड़कों पर नहीं उतरते हैं? आप लोगों के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं? और वाकई आपको दिल्ली की जनता की चिंता है, इस महंगाई की चिंता है, तो फिर आप अपने वैट के रूप में जो 23 रुपये वसूल रहे, कम से कम 10 रुपये आप कम कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, वाकई आप दिल्ली के हितैषी हैं, गरीबों की चिंता है, दिल्ली की चिंता है, तो आप वैट कम करिए, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिए। नरेला स्थित बहावलपुर सनातन धर्म मंदिर में भोले बाबा विराज रहे हैं और अति विशाल और अति सुंदर प्रसन्न मुद्रा में भोले शंकर माँ पार्वती के संग और शिव परिवार यहाँ पर भक्तों को बरबस अपनी ओर खींच रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। बहावलपुर श्री सनातन धर्म मंदिर प्रबंधक बहावलपुर पंचायत नरेला, पंजाबी कॉलोनी नरेला में यह अवस्थित है, और यह पूरा मैं अपने सभी सुधी दर्शकों को दिखा रहा हूँ। द्वारका माई श्री साईं सबरी जी भी यहाँ विराज रहे हैं। सन 1976 में नरेला के ठीक अनाज मंडी के सामने बहावलपुर समाज के द्वारा बहावलपुर धर्म सनातन मंदिर की स्थापना की गई, और इस मंदिर की यह विशेषता है, जो भी भक्तगण इस मंदिर में श्रद्धापूर्वक आकर के पूजा अर्चना करते हैं, उनके सारी मनोकामना को बहावलपुर स्थित सनातन धर्म मंदिर के श्री राम सीताराम जी पूर्ण कर देते हैं।
तो इस प्रकार से मैं अभी बहावलपुर मंदिर जो नरेला में है, अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ की विशेषता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह देखिए भोले शंकर जी विराज रहे हैं माँ पार्वती के संग में, लक्ष्मी सहित विष्णु महाराज विराज रहे हैं और सीताराम जी का यह दरबार भक्तों को अपनी ओर बराबर खींचता है और राधा कृष्ण जी भी विराज रही हैं माता जी, और ये माँ दुर्गा साक्षात यहाँ भक्तों को अपना आशीर्वाद देते दिख रही है और मंदिर में भजन कीर्तन की भी व्यवस्था है। तो शांडिल्य जी, मंदिर की स्थापना कब हुई, किन्होंने किया, थोड़ा बताएं। ये बावलपुर समाज द्वारा इसका निर्माण हुआ। सन 1976 में इसकी स्थापना हुई और हमारे दादाजी थे, उन्होंने पहले झोपड़ी बनाई, फिर सब समाज ने पैसा इकट्ठा करके धीरे धीरे इसको बढ़ाया। आज ये इतना बड़ा दरबार है, जो कोई जो कामना लेकर आता है उसकी कामना परिपूर्ण हो जाती है। और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, हमारे दादाजी, पिताजी, उसके बाद मैं और अब मेरे 2 बच्चे हैं। एक राम कथा करता है और एक भागवत करता है, सुंदरकांड वगैरह सारा कार्य करते हैं। तो यहाँ मुख्य पूजा कब कब होती है, भंडारा कब कब होता है? मुख्य पूजा होती है सवेरे 7 बजे आरती होती है, शाम को 7 बजे आरती होती है। इसके साथ साईं बाबा मंदिर है, वो भी इसी बावलपुर समाज द्वारा है। उसमें भी जो भजन आता है उसकी कामना पूर्ण होती है। उसकी आरतियाँ 4 समय होती हैं बाबा की और भोग लगता है 2 समय, एक 12 बजे, सायं 6:30 बजे। इस प्रकार से बहावलपुर धर्म सनातन मंदिर के मुख्य पुजारी शांडिल्य जी ने सभी बातों को साझा किया और आप सभी घर बैठे बहावलपुर में स्थित धर्म सनातन मंदिर में मौका मिले तो जरूर आइए, दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। इनमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन और नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट शामिल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,071 नए मामले, तो वहीं 544 लोगों की संक्रमण से गई जान। 101 दिन बाद सबसे कम रहा मौत का आंकड़ा। यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार करे सरकार या हम करें आदेश पारित। पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस नेताओं पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कसा तंज। कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जो लोग भाजपा से डरते हैं उनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं। वसूली कांड मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। करीब 4.20 करोड़ रुपए की जब्त की संपत्ति। आईसीसी ने 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2021 के ग्रुप का किया ऐलान। भारत और पाकिस्तान को रखा गया एक ही ग्रुप में, जिससे दोनों देशों के बीच खेला जाएगा मैच। कई फिल्मों में काम कर चुकी और जाने माने हिंदी सीरियल बालिका वधू में दादी सा का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का 75 वर्ष की उम्र में निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। भारतीय बाजारों में सोने चांदी की कीमतों में हुआ फेरबदल। 10 ग्राम सोने की कीमत में 25 रुपए की मामूली गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं प्रति किलो चांदी 170 रुपए तेजी के साथ चमकी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया भर की चिंता। अब तक 29 देशों में पसारे पांव, पेरू में सबसे ज्यादा मामले। लगातार भारी बारिश ने मुंबई का किया बुरा हाल। बसों की रूट बदले गई, लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित। भारी बारिश के अलर्ट पर पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीमें मुंबई में शिफ्ट हुई। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।